हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मॉड्यूल 11 और 13 के पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में, क्योंकि इसके पहले जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने एक जनरल वीडियो बनाया था कि हम क्या चीज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला सब मॉड्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे एयरप्लेन एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल। यानी कि हम ये देखेंगे जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उन एयरक्राफ्ट्स का फ्लाइट कंट्रोल कैसे होता है और उनकी एरोडायनेमिक्स कैसे काम करती है। दो चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली कंट्रोल क्या होता है। तो आप देखिए, एयरक्राफ्ट जो है वो कई फेजेस में फ्लाई करता है, ठीक है। जैसे वो पहले टेक ऑफ करता है तो पहले जमीन पे दौड़ता है, फिर वो हवा में क्लाइंब करता है, धीरे 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 करके ऊपर जाता है, फिर वो लेवल फ्लाइट में क्रूज करता है, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आता है और फिर वो लैंड करता है, ठीक है। ये सारे क्या है, एयरक्राफ्ट के फेजेस हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट के अलग अलग फेजेस हैं जिनमें वो फ्लाई करता है, और हर एक फेज में अगर आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट का जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड का मतलब देखिए दो चीजें हैं, अल्टीट्यूड और एटीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, मैं यहाँ पर एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यानी स्वभाव की बात कर रहा हूँ, उसके कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। तो आप अलग अलग कंडीशन में देखेंगे तो एयरक्राफ्ट अलग अलग बिहेव करता है। जैसे ग्राउंड पर वो ऐसा होता है, क्लाइंब के टाइम ऐसा होता है, फिर फ्लाइट जब क्रूज करता है तो ऐसा होता है, फिर डिसेंट ऐसे करता है और फिर वापस लैंड ऐसे कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी फेजेस की जो फ्लाइटें हैं उसमें आप देखेंगे एयरक्राफ्ट अलग अलग फेजेस में, अलग अलग कंडीशंस में होता है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं दाएं हो रहा है, कहीं बाएं हो रहा है, कहीं डायरेक्शनल स्टेबिलिटी रहा है। तो ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए एयरक्राफ्ट में है सरफेसेस लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स लगाए जाते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस पॉसिबल हैं कि एयरक्राफ्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो सकता है, एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो सकता है। ये कुछ पार्ट्स की वजह से होता है और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेसेस, ठीक है। क्योंकि वो सरफेसेस क्या करती हैं, एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड को कंट्रोल करती हैं, इसके लिए हम उनको बोलते हैं कंट्रोल सरफेसेस, ठीक है। और जितने भी कंट्रोल सरफेसेस हमारे एयरक्राफ्ट पे लगते हैं या लगे होते हैं, उन कंट्रोल सरफेसेस को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस और सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस पे, कि कौन कौन से हमारे ऐसे सरफेसेस हैं, कंट्रोल सरफेसेस जो प्राइमरी कंट्रोल के अंडर में आते हैं, जो प्राइमरी यानी सबसे ज्यादा नेसेसरी है एयरक्राफ्ट के लिए, और वो क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस आते हैं। पहला होता है एलिरोन, दूसरा होता है एलिवेटर और तीसरा होता है रडर, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिरोन्स की, ठीक है। एलिरोन्स क्या होते हैं, ये एयरक्राफ्ट का आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, विंग का पिछला हिस्सा है, ठीक है। तो विंग के पिछले हिस्से के आउटबोर्ड सेक्शन में, यानी कि आउटबोर्ड यानी इस तरफ बाहर की तरफ, यहाँ पे दोनों एयरक्राफ्ट के विंग्स के पीछे ट्रेलिंग एज के आउटबोर्ड सेक्शंस में दो ऐसे कंट्रोल सरफेसेस लगाए जाते हैं दोनों विंग्स में। मतलब विंग तो एक ही होता है बट दोनों तरफ आप कह लीजिए, दोनों तरफ एक कंट्रोल सरफेस होता है एंड पे, उसको हम बोलते हैं एलिरोन, ठीक है। एलिरोन जो है वो क्या चीज करता है, तो एलिरोन क्या करता है, जब भी एलिरोन ऑपरेट करता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। यानी कि अगर एलिरोन इस वाले विंग का ऊपर जा रहा है तो इस वाले विंग का नीचे आएगा, ठीक है। और ये है क्या, तो ये आपके ट्रेलिंग एज में हिंज्ड होते हैं। हिंज्ड होने का मतलब जैसे आपका दरवाजा जो है हिंज्ड होता है ना दीवार से, तो क्या होता है, मूव कर सकता है। उसी तरह से एलिरोन्स जो है वो आपके विंग्स के साथ हिंज्ड होते हैं, ठीक है। तो हिंज होने की वजह से वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको मूवेबल सरफेस भी कहा जाता है। कंट्रोल सरफेस की जगह पर आप सुनोगे मूवेबल कंट्रोल सरफेस, तो बात वही हो गई घुमा फिरा के, ठीक है। अब देखो आप, ये मूव कर सकता है, जब ये मूव करेगा तो होगा क्या, एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब जो एयरक्राफ्ट का एलिरोन नीचे जाएगा, तो हमने एरोडायनेमिक्स मॉड्यूल 8 में पढ़ा है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कि जब एलिरोन नीचे जाता है या कोई भी सेक्शन नीचे जाता है, वो क्या होता है, विंग का कैम्बर बढ़ जाता है। कैम्बर बढ़ेगा तो क्या होगा, लिफ्ट बढ़ेगा, लिफ्ट बढ़ेगा तो विंग का किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, आपका एलिरोन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ड्रैग बढ़ जाएगा और लिफ्ट कम हो जाएगा, तो ये विंग कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो यानी कि एयरक्राफ्ट अगर ऐसे चल रहा है और एयरक्राफ्ट को ऐसा करना है, यानी रोल कराना है, तो आपको एलिरोन्स को ऑपरेट करना पड़ेगा। और एलिरोन्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, आपके कॉकपिट में कंट्रोल योक होता है, ठीक है। या फिर एयरबस के एयरक्राफ्ट में साइड स्टिक्स होते हैं, जब उनका हम साइड वाइज मूवमेंट कराते हैं, यानी अगर उनको ऐसे पकड़ करके साइड वाइज मूवमेंट कराएंगे तो जिस तरफ आप करेंगे उस तरफ एयरक्राफ्ट रोल कर जाएगा। यानी अगर आप इस तरफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसे रोल करेगा, आप उसको इस तरफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसे रोल करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे एलिरोन्स की बात। एलिरोन्स अब ऑब्वियसली आप कॉकपिट में बैठ के ऐसे घुमा रहे हैं, बट ये वाला सरफेस कैसे घूमेगा, तो यहां से जो आपका पायलट का इनपुट होता है उसको यहां तक लाने के लिए कंट्रोल केबल्स का यूज किया जाता है, पुलीज का यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यूज किया जाता है, आपके पुश पुल रॉड्स का यूज किया जाता है,
इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का यूज होता है बड़े एयरक्राफ्ट में। छोटे एयरक्राफ्ट में जनरली पुश पुल रॉड या फिर कंट्रोल केबल्स वगैरह ही यूज होते हैं, पर जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यूज होता है, क्योंकि उसके सर्फेसेस भी बड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट का स्पीड भी तेज होता है, तो पायलट अकेले उसको नहीं कर सकता। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स का यूज किया जाता है इन सर्फेसेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे एलिरोन्स की। ठीक है, अभी एलिरोन्स में ही अगर आप देखेंगे तो ये एलिरोन्स में सबसे दो तीन बातें जो खास जानने वाली हैं वो उसमें यह है कि लो स्पीड पर, जब एयरक्राफ्ट लो स्पीड पे फ्लाई करता है ना, जैसे धीरे स्पीड पे फ्लाई कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या है, एयरक्राफ्ट का अगर आपको रोल कराना है, मान लो स्टीप रोल कराना है, थोड़ा ज्यादा रोल कराना है, तो क्योंकि एयरक्राफ्ट का स्पीड कम होता है, तो अगर आप फिर इसको ज्यादा भी डिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो ये प्रॉपर रोल नहीं हो पाता। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, जो आपका विंग नीचे जा रहा होता है उसका हम फ्लैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो फ्लैप क्या है, फ्लैप जो सेकेंडरी सरफेस है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ्लैप भी होता है, ये इनबोर्ड सेक्शन में लगा होता है, तो उनका साथ लेके हम कभी कभी जो आपका स्लो फ्लाइट्स होती हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, तो ऑगमेंट करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए, कि भाई अभी इतना रोल हो रहा है, इतना ज्यादा रोल कराना है, तो अभी ये सफिशिएंट नहीं है, तो थोड़ा कुछ सपोर्ट लगा दो साथ में, उसको बोलते हैं हम अपना ऑगमेंटेशन। ठीक है, फिर हाई स्पीड पे क्या होगा, अब हाई स्पीड है तो देखो अभी ज्यादा डिफ्लेक्ट मार दोगे तो ज्यादा पलट सकता है एयरक्राफ्ट, पूरा घूम सकता है। तो कम डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिरोन्स होते हैं ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं, उन एयरक्राफ्ट का एलिरोन जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो जब हाई स्पीड की फ्लाइट होती है ना तो दोनों डिफ्लेक्ट ही नहीं करता। ऐसा एयरक्राफ्ट का कंप्यूटर सिस्टम होता है, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, कि वो एक ही डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा है तो कम डिफ्लेक्शन से भी वो पूरा रोल कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पूरे एलिरोन्स की। ठीक है, एलिरोन्स के साथ साथ जब हम एलिरोन्स पढ़ रहे हैं तो स्पॉयलर्स भी पढ़ना जरूरी है। स्पॉयलर्स क्या है, तो स्पॉयलर्स जो आपके विंग के ऊपर लगे हुए कुछ हिस्से होते हैं जो क्या करते हैं, नीचे नहीं जा सकते, वो सिर्फ विंग से ऊपर की तरफ ऐसे खुल सकते हैं। तो यानी इसमें ऐसे सटे रहेंगे, कोई पता नहीं चलेगा, बट जब आप उसको ओपन करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। तो जब ये खुलेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, ड्रैग क्रिएट करेगा, राइट। और ड्रैग क्रिएट करेगा तो वाला विंग कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आपको लिफ्ट क्रिएट होगा तो विंग ऊपर जाएगा और ड्रैग क्रिएट होगा तो विंग नीचे जाएगा। तो जब स्लो फ्लाइट्स होती हैं, यानी धीरे फ्लाइट्स होती है, तो कभी कभार फ्लैप्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी क्या करते हैं, जिस वाले विंग का आपका नीचे लेकर के जाना है, यानी जिस पर ड्रैग कम करना है, यानी जिसका एलेरोन ऊपर जा रहा है, उस वाले विंग का जो स्पॉइलर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अप हो जाता है, वो खुल जाता है आपके एलेरोन के साथ ही। तो क्या करता है, ड्रैग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो जो विंग नीचे जा रहा है वो और ज्यादा नीचे जाता है और आपका जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत अच्छे से रोल कर पाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एलिरोन्स की। अब बात करते हैं एलिवेटर्स की। तो एलिवेटर्स क्या हैं, एलिवेटर्स जो हैं आपके जो एयरक्राफ्ट है इसमें दो स्टेबलाइजर्स लगते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबलाइजर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्योंकि सीधा सीधा है, और ये जो आप देख रहे हो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के पिछले वाले हिस्से में, यानी यहां पर, जैसे यहां एलिरोन हिंज था, यहां भी एलिवेटर्स हिंज होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कॉकपिट में बैठकर पायलट क्या करता है, पुश पुल रॉड जो होता है, सॉरी जो आपका कंट्रोल योक होता है, उसको आगे और पीछे अगर पुश करेगा तो एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, पुल करेगा तो एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और आपका यहां पर जो सरफेस होता है ये डिफ्लेक्ट करता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है। ठीक है, तो नीचे जाता है तो ऑब्वियसली वही लिफ्ट इंक्रीज होता है, ऊपर जाता है तो लिफ्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, और एयरक्राफ्ट सीजे के अराउंड पूरा मूवमेंट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गया आपका बात एलिवेटर का। अब एलिवेटर में खास बात जानने वाली क्या है, आपका कंट्रोल योक से कंट्रोल होता है एलिरोन और एलिवेटर। खास काम क्या है इसका, पिचअप और पिच डाउन, पिचअप और पिच डाउन करता है। इस आपका जो एलिवेटर होता है ये दो तरीके का नहीं, आप बोल लीजिए कि एक एडवांस या पुराने जमाने में यूज होने वाले या फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले स्टेबुलेटर्स होते हैं। यानी जो आपका स्टेबलाइजर है ना, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ये पूरा का पूरा रोटेट कर जाता है, इसमें एलिवेटर की जैसा कुछ नहीं होता, ये पूरा ही घूम जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबुलेटर्स। फिर आपका आता है वेरिएबल इंसिडेंट स्टेबलाइजर्स। ठीक है, अब जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आप देखोगे, कोई भी एयरक्राफ्ट उठा के देखो, उसमें क्या होता है, आपका जो ये पूरा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है ना, इसमें एलिवेटर तो रहेगा, बट ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी ना कुछ एंगल पर थोड़ा सा ना ये डिफ्लेक्ट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और वो यूज होता है एयरक्राफ्ट के ट्रिमिंग में। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट का ट्रिमिंग का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा स्मूथ बनाओ कि उसमें कोई ड्रैग ही ना लगे। ठीक है, यानी जब एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मान लो कि गस्ट की वजह से या किसी चीज की वजह से आपको एलिवेटर थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है ताकि एयरक्राफ्ट स्टेबल रहे। अब आप एलिवेटर को हमेशा नीचे करके रखोगे तो क्या होगा, बहुत सारा ड्रैग क्रिएट होगा। तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है ना, उसको थोड़ा ट्रिम कर देते हैं, मतलब उसी का एंगल थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एलिवेटर जो है रिलैक्स रहेगा और आपके एयरक्राफ्ट पे कम ड्रैग रहेगा। ठीक है, तो ट्रिमिंग के टाइम पर यूज होने वाला जो चीज है वो है वेरिएबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होता है ताकि ड्रैग को कम से कम किया जा सके। ठीक है, फिर कुछ एयरक्राफ्ट में कैनार्ड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, कैनार्ड्स क्या है, कैनार्ड्स मतलब ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट में, अभी देखो यहाँ पे एलिवेटर्स है ना,
कुछ एयरक्राफ्ट में 2 एक्स्ट्रा लिफ्टिंग डिवाइसेस यहाँ नोज में लगा, नोज मतलब मेन विंग है आपका यहाँ पे, इसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने पर्पस के लिए यूज होता है, कई बार हाई लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए होता है, बहुत बार मैन्युअलिटी बढ़ाने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट में आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, सिविल एयरक्राफ्ट में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। एक कोई एयरक्राफ्ट था पियागो P180 करके, उसमें ही इसका इस्तेमाल देखा गया, उसके बाद से ज्यादा प्रचलन में नहीं आया, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी का इशू आता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजों का इशू आता है, तो इस वजह से इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया गया, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा और अगला प्राइमरी कंट्रोल सरफेस, जो कि है आपका रडर, ठीक है। अब देखो रडर कहां होता है, अब मैंने क्या बताया, ये यहां पर इसके पीछे जो लगे एलिरोन, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगा वो क्या है आपका एलिवेटर, और जो आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर है, ये वाला स्टेबलाइजर, ये दिख रहा है आपको वर्टिकली, इसके पीछे भी एक सरफेस हिंज्ड होता है, उसको हम बोलते हैं रडर, ठीक है। तो रडर का क्या है, जब रडर लेफ्ट और राइट होता है, यानी इस तरफ घूमेगा और इस तरफ घूमेगा, तो एयरक्राफ्ट का नोज जो है वो लेफ्ट और राइट इस तरह से डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देगा, डायरेक्शनल कंट्रोल देगा आपके एयरक्राफ्ट को, ठीक है। ऑपरेट कैसे करते हैं इसको, तो आपके कॉकपिट के अंदर रडर पैडल्स होते हैं, यानी पैर से अगर आप उसको दबाएंगे तो ऐसे आगे पीछे होता है, ठीक है। तो जिस तरफ आप दबाएंगे आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर उस तरफ मुड़ जाएगा और आपका एयरक्राफ्ट भी उसी तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। खास बात यह है कि रडर्स का अधिकतर इस्तेमाल फ्लाइट में होता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग पूछोगे ना, जमीन पे भी एयरक्राफ्ट दाएं बाएं मुड़ता है, भाई रोल नहीं कर सकता, पिच अप पिच डाउन नहीं कर सकता, पर दाएं बाएं तो मुड़ सकता है ना, तो उसमें रडर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट जनरली उसके लिए हम हैंड टीलर्स होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में, यानी व्हील को घुमाने के लिए स्पेशली हैंडल कह सकते हैं छोटा सा, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब रडर्स का काम देखिए, रडर्स का काम आप जान गए, कंट्रोल कैसे होता है ये आप जान गए। अब रडर्स में भी ना, जैसे आप एलिरोन्स में देखा था आपने ज्यादा डिफ्लेक्शन और कम डिफ्लेक्शन वाला प्रॉब्लम, रडर भी क्या है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी दे रहा है, और एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा जोर से जब बहुत हाई स्पीड में चलेगा तो हो सकता है जब इसका डिफ्लेक्शन हो ना तो ये ज्यादा हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए या प्रॉपर ना मुड़ पाए, इस कारण से इसमें भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक बीच का रडर छोटा सा और एक बड़ा सा रडर पूरा, ठीक है। तो जब स्लो स्पीड होती है, यानी स्लो फ्लाइट्स होती हैं, उस टाइम पर ये पूरा रडर मूव करता है अगर आप मूव करेंगे तो, ठीक है। लेकिन जब हाई स्पीड की फ्लाइट्स होती हैं तो उस टाइम पर इसका छोटा वाला रडर ही सिर्फ इस्तेमाल में आता है और बड़ा वाला रडर इस्तेमाल में नहीं आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रडर लिमिटर्स, ठीक है। यानी आपके जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं जनरली जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो रडर लिमिटर करके या फिर याव डैम्पर करके एक फंक्शन होता है, जिसका काम ही ये होता है कि अगर एयरक्राफ्ट का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है किसी भी वजह से, हाई स्पीड फ्लाइट की वजह से, गस्ट की वजह से, तो वो उसको ऑटोमेटिकली काउंटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें पायलट को इनपुट देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उससे काउंटर करते हैं। प्लस जो याव डैम्पर उसका और एक काम है कि गस्ट की वजह से, या मान लीजिए जब ये रडर लिमिटर काम कर रहा है और आपने थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दिया तो एयरक्राफ्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो कितनी बार पायलट बार बार रडर पैडल वो करेगा ताकि ये सही हो। तो याव डैम्पर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जितने भी अनवांटेड ऑसिलेशंस होते हैं उनको पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट इधर ज्यादा घूम गया है तो अपोजिट डायरेक्शन में रडर को घुमाएगा तो एयरक्राफ्ट सीधा हो जाएगा। तो अभी बार बार ऐसा हो रहा है तो पायलट कितनी बार करेगा, बट ये ऑटोमेटिकली याव डैम्पर्स का काम है, वो इसको करते हैं। और रडर लिमिटर्स का काम है कि रडर को लिमिट कर दें, उसके ऑपरेशन को लिमिट कर दें ताकि ज्यादा डिफ्लेक्शन हो ही ना, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो सबसे प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस थे उनके बारे में हमने पढ़ा। एलिरोन्स जो रोलिंग के काम आता है, एलिवेटर्स जो पिच अप पिच डाउन के काम आता है, और रडर जो आपके याविंग के काम आता है, इसको बोलते हैं याविंग, ठीक है। तो क्योंकि हमने मॉड्यूल 8 में डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार मॉड्यूल 8 में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ सके, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के अपडेटेड वीडियोज मिलते रहे। थैंक यू।